सबसे पहले अगर आपने जीएसटी पार्ट 1 नहीं देखा है तो क्लिक ऑन द आई बटन एंड पहले आप उसे देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखो क्योंकि ये उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। हम इस वीडियो में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करने वाले हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है सबको, इसीलिए मैं इस टॉपिक का एक बहुत ईजी, मोस्ट सिंपल और इजीएस्ट इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं आपके लिए। और प्लस इसमें मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है, अगर आप उसे समझ लेते हो तो आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का वर्ड प्रॉब्लम चुटकियों में कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाईली रिकमेंडेड है बोर्ड्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बोर्ड्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट है जो आपको एंड में मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो में एंड तक बने हुए हो क्योंकि बहुत सारी नॉलेज आप गेन करने वाले हो इस वीडियो से, तो प्लीज ये चांस मिस मत करना। मैं सुमित वर्मा वेलकम्स यू टू एसवी लर्निंग हब, हियर यू लर्न द बेस्ट वे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ये जो पूरा खेल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों का, एक है मैन्युफैक्चरर, एक है डीलर और एक है कंज्यूमर और कस्टमर और एंड यूजर। डीलर वो होता है जो सामान खरीदता है ताकि वो उसे बेच सके, एज आप उसे शॉपकीपर मान सकते हो। कंज्यूमर एंड यूजर हम सामान खरीदते हैं, हम उसे वापस बेचने नहीं वाले। और मैन्युफैक्चरर जहां पे वो सामान बना है। डीलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा तो डीलर को टैक्स देना होगा साथ में। तो डीलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा है, यानी वो उस सामान की कॉस्ट प्राइस है, और जो इस कॉस्ट प्राइस पे उसने टैक्स दिया है उस टैक्स को कहते हैं इनपुट टैक्स। कॉस्ट प्राइस पे जो टैक्स लगता है वो होता है इनपुट टैक्स। अब ये सेम सामान डीलर कंज्यूमर यानी कस्टमर को बेच देगा एट सम प्रॉफिट, और कस्टमर उस डीलर को टैक्स देगा, सपोज ₹15 उसे वो टैक्स देगा। इस टैक्स को कहते हैं आउटपुट टैक्स, जो कि सेलिंग प्राइस पे मिला डीलर को। यानी जो सेलिंग प्राइस है उस पे जो टैक्स लगा वो होता है आउटपुट टैक्स। तो सारा कंसंट्रेशन है वो डीलर की तरफ रखते हैं। तो इस पॉइंट पे डीलर के पास कितनी टैक्स लायबिलिटी है, यानी कि इस पॉइंट पे डीलर को कितने रुपए गवर्नमेंट को देने हैं। 10 रुपए तो वो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है मैन्युफैक्चरर को। अब जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है कस्टमर से 15 रुपए, क्या वो भी वो गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट की होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी के लिए हम फाइंड करते हैं टैक्स लायबिलिटी की इस पॉइंट पे जो नेट जीएसटी जो डीलर को गवर्नमेंट को देनी है वो हम एक छोटे से फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, वो है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यानी वो टैक्स जो सेलिंग प्राइस पे लगा माइनस वो टैक्स जो कॉस्ट प्राइस पे लगा। और ये जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ डीलर्स के लिए होती है। 15 माइनस 10 ₹5, यानी जो डीलर है उसके पास टैक्स लायबिलिटी 5 रुपए की है जो उसे गवर्नमेंट को देनी है। तो बहुत ईजी है, जो कॉस्ट प्राइस पे लगता है वो इनपुट टैक्स है और जो सेलिंग प्राइस पे लगता है आउटपुट टैक्स है। और टैक्स लायबिलिटी डीलर की हम फाइंड करते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अगर आपको ये आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स और टैक्स लायबिलिटी समझ में आई है तो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स इसके ऊपर अब आप चुटकियों में से सॉल्व कर सकते हो। तो हमने अपना फर्स्ट टॉपिक खत्म कर लिया है जो इंट्रोडक्शन था। अब बारी है नेक्स्ट की, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर हाईली रिकमेंडेड फॉर बोर्ड्स। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि हर डिफिकल्ट टॉपिक को इजी बनाता है एसवी लर्निंग हब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर यूपी फॉर ₹20,000। गुड्स बेचे गए हैं आगरा से कानपुर, जो कि दोनों ही यूपी में है, फॉर ₹20,000। देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर राजस्थान, और फिर कानपुर से जयपुर वही सेम सामान बेचा गया। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%, अगर जीएसटी रेट जो है वो 18% है, एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज़ ₹5,000, और कानपुर पे जो प्रॉफिट लिया गया वो 5,000 रुपये, आगरा से कानपुर एंड देन कानपुर से जयपुर, तो कानपुर में जो प्रॉफिट हुआ उस सामान का वो 5,000 रुपये है। तो हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में कि नेट जीएसटी पेबल बाय, एक्चुअली ये BY बाय है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये BUY नहीं BYY है। सो हमें फाइंड करना है नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर। तो कितनी जीएसटी पे की डीलर ने जो कि कानपुर में है, नेट जीएसटी मतलब टैक्स लायबिलिटी। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एट जयपुर। तो जयपुर में फाइनली जो गुड्स का कॉस्ट था वो टोटल कॉस्ट
कितना हुआ। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ इसका सोल्यूशन और अच्छे से समझने के। इस पूरे क्वेश्चन को हम छोटे से डायग्राम से समझते हैं। आगरा, कानपुर, जयपुर। जब आगरा से कानपुर कोई सामान जा रहा है तो दोनों यूपी में है, इंट्रा स्टेट लगा और इंट्रा स्टेट में एसजीएसटी और सीजीएसटी हम फाइंड करते हैं। और कानपुर से जयपुर कोई सामान जा रहा है तो इंटर स्टेट लगा क्योंकि यूपी और राजस्थान हो गया, उसमें आईजीएसटी फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें मैंने समझाई हैं इंटर और इंट्रा स्टेट अच्छे से जीएसटी पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लो। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। मैंने बताया था ना कि ये पूरा खेल सिर्फ 3 बंदों का है, मैन्युफैक्चरर, डीलर और कस्टमर। ये मैन्युफैक्चरर है, ये डीलर है, ये कस्टमर। तो एक डीलर जो कानपुर में है उसने आगरा से सामान खरीदा 20,000 रुपए में। तो कानपुर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 20,000 रुपए, क्योंकि कानपुर के एक डीलर ने आगरा से सामान खरीदा है। तो उस टाइम पे यहां पे कॉस्ट प्राइस जो हो गई 20,000 हो गई और इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई 20,000 रुपए। बहुत इजी है, इसने बेचा तो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 20,000, इसने 20,000 में खरीदा, इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 20,000। अब कानपुर के डीलर ने सेम सामान जयपुर में बेचा लेकिन 5,000 रुपए की प्रॉफिट से, यानी कि जो कानपुर के डीलर का एसपी हो गया 20,000 प्लस 5,000 यानी 25,000 रुपीज। अब ध्यान से समझो, कानपुर का जो डीलर था उसने आगरा से सामान खरीदा था 20,000 में, तो उस टाइम पे तो 20,000 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। लेकिन अब वो 5,000 रुपए प्रॉफिट से बेच रहा है वो सेम सामान जयपुर को, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गई? प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 5,000 ज्यादा रुपए में उसने बेचा। 20,000 का सामान खरीदा था, 5,000 ज्यादा में बेचा, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई 25,000 रुपए। और जो इसके लिए सेलिंग प्राइस थी वही जयपुर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 25,000। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है नेट जीएसटी पेबल बाय डीलर एट कानपुर। हमें डीलर के लिए नेट जीएसटी फाइंड करनी है। नेट जीएसटी का मतलब टैक्स लायबिलिटी फाइंड करनी है। और टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और मैंने अभी ये समझाया कि आउटपुट टैक्स लगता है एसपी पे और इनपुट टैक्स लगता है सीपी पे। बस हमें वो दोनों टैक्स निकालने हैं और उसे माइनस कर देना है। किसके लिए? कानपुर के डीलर के लिए। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। तो किस सामान बेच रहा है, किसे बेच रहा है? वो सामान जयपुर को बेच रहा है। कानपुर से जयपुर में सामान बेच रहा है 25,000 रुपए का। जब भी हम सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो क्या लगता है? इंटर स्टेट लगता है, आईजीएसटी। सो आउटपुट टैक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? आईजीएसटी से। क्यों? क्योंकि कानपुर से जयपुर सामान बेचा गया है, वो अलग अलग स्टेट है, तो इंटर स्टेट लगा। इंटर स्टेट में आईजीएसटी होती है टैक्स जो हमें फाइंड करना है। और आउटपुट टैक्स लगता है सेलिंग प्राइस पे, तो आईजीएसटी। जीएसटी रेट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो है 18%। 18/100 इंटू 25,000। ये आ गया आउटपुट टैक्स। अब हमें निकालना है इनपुट टैक्स। आप इसे नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। निकालना है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स लगता है कॉस्ट प्राइस पे और हम टैक्स लायबिलिटी कानपुर के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो कानपुर पे कॉस्ट प्राइस क्या है? 20,000 रुपीज। और इसने सामान किससे खरीदा था? आगरा से। इनके बीच में ट्रांसैक्शन हुआ था इसके सामान खरीदने के लिए, और ये इंट्रा स्टेट ट्रांसैक्शन है। और इंट्रा स्टेट ट्रांसैक्शन में एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। तो सबसे पहले एसजीएसटी हमने निकाला 9, क्योंकि 18% रेट था तो हाफ हाफ डिवाइड हो गया। 9/100 इंटू 20,000, क्योंकि 20,000 कॉस्ट प्राइस और इनपुट टैक्स कॉस्ट प्राइस पे लगता है। यह आएगा 1800 रुपीज। और सीजीएसटी भी सेम होगी 1800 रुपीज। तो आउटपुट टैक्स में आईजीएसटी फाइंड की। क्यों? क्योंकि कानपुर और जयपुर में के बीच में इंटर स्टेट ट्रांसैक्शन हुआ था। और इनपुट टैक्स क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे लगता है तो कॉस्ट प्राइस के बीच में आगरा और कानपुर के बीच में ट्रांसैक्शन हुआ था जो कि इंट्रा स्टेट ट्रांसैक्शन है। तो कॉस्ट प्राइस पे जो हमने फाइंड किया वो इनपुट टैक्स था जो कि हमारा 1800 आया। टोटल मिलाया तो वो हो गया 3600 जो कि हमारा आया इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स हमारा 4500 आया जो कि आईजीएसटी था जो कि सेलिंग प्राइस पे लगा था।
और तो टैक्स लायबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो नेट जीएसटी क्या आया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 900 रुपीज। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स एट जयपुर। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो जयपुर के लिए है 25,000 रुपए, लेकिन ये तो वो प्राइस है जो उसे देने ही होंगे, जो उस गुड्स की प्राइस है, साथ में उसे टैक्स भी तो देना होगा। अगर हमें टोटल बिल फाइंड करना है कि जयपुर पे उसे कितने पैसे देने पड़े, तो ये 25,000 तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, ये तो वो 25,000 रुपए देगा ही, लेकिन साथ में उसे टैक्स भी तो देना पड़ेगा। टोटल प्राइस में जयपुर के लिए क्या हुआ, वो 25,000 रुपए तो ये देगा ही, साथ में उसे टैक्स भी देना पड़ेगा। और वो टैक्स क्या होगा, इनके बीच में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी 18/100 जो कि हमें जीएसटी रेट दे रखा है, और आईजीएसटी हम फाइंड करेंगे इस केस में, और आईजीएसटी टैक्स होगा इनटू 25,000। ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। तो 25,000 प्लस 4,500 29,500 रुपीज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी सी बी 3 ट्रेडर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स। ट्रेडर्स मतलब डीलर्स। तो ए बी सी 3 ट्रेडर्स हैं जो अलग अलग स्टेट के हैं। ट्रेडर ए सेल्स सम गुड टू ट्रेडर बी फॉर ₹500। ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी को 500 रुपये में सामान बेचा। फिर ट्रेडर बी सेल्स द सेम टू ट्रेडर सी एट प्रॉफिट ऑफ ₹200, और ट्रेडर बी ने सेम ही सामान 200 रुपये प्रॉफिट से ट्रेडर सी को बेचा। तीनों डिफरेंट स्टेट के हैं। सो हमें टैक्स लायबिलिटी बी के लिए फाइंड करनी है, दैट मीन्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और जो जीएसटी रेट है, रेट ऑफ जीएसटी इज 12। तो चलिए फिर से हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं इसका सोल्यूशन अच्छे से समझने के लिए। ट्रेडर ए के लिए सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज। ट्रेडर ए ने गुड्स बेचे हैं ट्रेडर बी को 500 रुपए में, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया ट्रेडर बी के लिए। जो सेलिंग प्राइस है ट्रेडर ए के लिए वो कॉस्ट प्राइस है ट्रेडर बी के लिए, क्योंकि ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी को सामान बेचा है 500 रुपए में। तो ट्रेडर ए के लिए 500 रुपए सेलिंग प्राइस हो गई और ट्रेडर बी के लिए 500 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गई। फिर ट्रेडर बी ने 200 रुपए प्रॉफिट से ट्रेडर सी को सामान बेचा है, यानी 500 में तो उसने सामान खरीदा है, 200 एक्स्ट्रा में बेचा, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई 700 रुपए। 500 प्लस 200 क्योंकि 200 प्रॉफिट था, और जो इसके लिए सेलिंग प्राइस है वो इसके लिए कॉस्ट प्राइस है क्योंकि इसने इससे सामान खरीदा है। सिंपल समझते हैं। ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी को 500 रुपए में सामान बेचा तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई 500 रुपए। ट्रेडर बी ने खरीदा है तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 500 रुपए। ट्रेडर बी ने ट्रेडर सी को 200 रुपए प्रॉफिट से सामान बेचा, यानी कि 200 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा। 500 में खरीदा था, 200 रुपए बढ़ा के बेचा, तो 700 रुपए हो गई सेलिंग प्राइस, और जो इसने बेचा है वो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। इन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया है क्वेश्चन में कि ट्रेडर ए, ट्रेडर बी, ट्रेडर सी तीनों ही डिफरेंट स्टेट्स हैं। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन लग रहा है, यानी आईजीएसटी फाइंड करनी होगी। जीएसटी 12% हमें दे रखी है, और टैक्स लायबिलिटी हमें फाइंड करनी है ट्रेडर बी के लिए। ट्रेडर बी के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स लगता है सेलिंग प्राइस पे, इनपुट टैक्स लगता है कॉस्ट प्राइस पे। और कैसा टैक्स लगने वाला है, आईजीएसटी, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट स्टेट के हैं। तो ट्रेडर बी के लिए आईजीएसटी 12/100 इंटू सेलिंग प्राइस है 700 रुपीज, 84 रुपीज। तो 84 रुपीज आ गई आउटपुट टैक्स, राइट। आउटपुट टैक्स ट्रेडर बी के लिए सेलिंग प्राइस पे लगा है, 700 रुपीज पे लगा है। तो जो इनपुट टैक्स है वो कॉस्ट प्राइस पे लगता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है ट्रेडर बी के लिए, 500 रुपीज, और ट्रेडर ए से उसने खरीदी है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है इंटर स्टेट रिलेशन है, क्योंकि पहली क्वेश्चन में मेंशन है कि तीनों के तीनों ही डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो इनके बीच में भी इंटर स्टेट का रिलेशन है। तो आईजीएसटी लगेगा, जीएसटी रेट 12% दे रखी है तो वही लगेगी 60 रुपीज। तो बहुत इजी था। ट्रेडर बी के लिए आउटपुट टैक्स 700 रुपीज पे लगा, 12/100 इंटू 700, क्योंकि आउटपुट टैक्स सेलिंग प्राइस पे लगता है, और इनपुट टैक्स कॉस्ट प्राइस पे लगा जो कि 500 रुपीज थी, और तीनों ही डिफरेंट स्टेट के थे इसलिए इंटर स्टेट लगा, आईजीएसटी लगा। तो आउटपुट टैक्स आ गया हमारे पास 84 रुपीज और इनपुट टैक्स आ गया 60 रुपीज। तो ट्रेडर बी के लिए टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई,
इज इक्वल टू 84 माइनस 60, 24 रुपीज। आप इसे नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो जो इनपुट टैक्स है वो कॉस्ट प्राइस पे लगता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है ट्रेडर बी के लिए 500 रुपीज, और ट्रेडर ए से उसने खरीदी है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है इंटर स्टेट रिलेशन है, क्योंकि पहली क्वेश्चन में मेंशन है कि तीनों के तीनों ही डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो इनके बीच में भी इंटर स्टेट का रिलेशन है। तो IGST लगेगा, GST रेट 12% दे रखी है तो वही लगेगी 60 रुपीज। तो बहुत इजी था। ट्रेडर बी के लिए आउटपुट टैक्स 700 रुपीज पे लगा, 12/100 इंटू 700, क्योंकि आउटपुट टैक्स सेलिंग प्राइस पे लगता है, और इनपुट टैक्स कॉस्ट प्राइस पे लगा जो कि 500 रुपीज थी, और तीनों ही डिफरेंट स्टेट के थे इसलिए इंटर स्टेट लगा, IGST लगा। तो आउटपुट टैक्स आ गया हमारे पास 84 रुपीज और इनपुट टैक्स आ गया 60 रुपीज। तो ट्रेडर बी के लिए टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई, इज इक्वल टू 84 माइनस 60, 24 रुपीज। आप इसे नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1770 विद GST इक्वल टू 18%। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को बेचा 1770 रुपीज में, और जो उस पर GST रेट लगी वो थी 18%। अ कस्टमर विलिंग टू बाय दिस आर्टिकल आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस of the article so that he pays only 1888 rupees including GST। एक कस्टमर है जो इस आर्टिकल को खरीदना चाहता है, तो वो शॉपकीपर से उसकी प्राइस को रिड्यूस करने के लिए कहता है, यानी कि जो 1770 रुपीज़ है उसको वो कम करने के लिए कहता है, और इतना कम करने के लिए कहता है कि उसे सिर्फ 1888 रुपीज़ देना हो इंक्लूडिंग GST। अब वो सामान खरीद रहा है तो उसे GST भी तो देनी पड़ेगी, तो GST मिलाकर उसे सिर्फ 1888 रुपीज़ देना हो। अब जो 1770 रुपीज़ है उसमें GST इंक्लूडेड नहीं है, तो वो सिर्फ प्राइस है उस आर्टिकल का। तो जो उस आर्टिकल का प्राइस है वो उसको ही कम करने को बोल रहा है, और इतना कम करने को बोल रहा है कि जब वो GST भी दे देना तो फिर भी उसे 1888 रुपीज़ ही देना हो। इफ़ द शॉपकीपर एग्रीज फॉर दिस, अगर शॉपकीपर मान जाता है तो उसे कितना प्राइस में रिडक्शन करना होगा, यानी 1770 रुपीज़ में उसे प्राइस को कितना रिड्यूस करना होगा। चलिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं इस क्वेश्चन और इसके सोल्यूशन को और अच्छे से समझने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए आप जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। रेड्यूस्ड प्राइस को एक्स लेट कर लिया, रेड्यूस प्राइस को एक्स लेट कर लिया कि जितना प्राइस उसने रेड्यूस किया है उसको मैंने एक्स मान लिया, क्योंकि वो हमें नहीं पता कि उसने कितना प्राइस रिड्यूस किया है। हमें तो रिड्यूस करने के बाद GST मिलाकर जो प्राइस है वो पता है, वो है 1888। तो हमें क्वेश्चन में रिड्यूस प्राइस यानी जितना प्राइस कम किया गया वो प्राइस प्लस GST मिलाकर दोनों को 1888 रुपीज दे रखा, यानी कि जो प्राइस कम हुई है वो प्राइस प्लस उसमें जो टैक्स लगा होगा वो, उन दोनों का एडेड प्राइस हमें दे रखा है 1888 रुपीज। जो हमने एक्स लेट किया है रिड्यूस प्राइस, अगर मैं इसमें GST ऐड कर दूं तो वो जो सम आएगा वो 1888 के इक्वल होगा। तो x प्लस GST, GST रेट है वो तो 18% हमें गिवन है, यानी कि x प्लस 18/100 इंटू एक्स, यही तो होगा। GST कैसे फाइंड करेंगे, GST 18% है, किसके ऊपर GST लगी, इसके ऊपर जो रिड्यूस प्राइस है, उस रिड्यूस प्राइस में जो टैक्स जुड़ के हुआ ना 1888 रुपीज, तो जो टैक्स लगा है GST वो रिड्यूस प्राइस पे लगा है कि x यानी कि रिड्यूस प्राइस प्लस उसके ऊपर जो टैक्स है 18/100 इंटू एक्स, ये बराबर है 1888 के। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा x प्लस 18x/100 इज इक्वल टू 1888। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे इसको एलसीएम लेके 1600 रुपीज, ये वो प्राइस आ गई है जो रिड्यूस करने के बाद हुई थी। जो आर्टिकल का प्राइस था उसको रिड्यूस करने के बाद जो प्राइस बन गया था वो है 1600 रुपीज, और इसमें जो टैक्स लगा तो वो बन गया 1888 रुपीज के इक्वल। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है कि कितना रिडक्शन हुआ। तो आप खुद बताओ, जो पहले प्राइस थी वो थी 1770 रुपीज और रिड्यूस होने के बाद 1600 हो गई, तो कितना प्राइस कम हुआ,
इन दोनों को माइनस कर दिया, तो जो प्राइस ₹170, तो ये 170 रुपीज यानी कि प्राइस रिड्यूस किया गया है। यही हमें फाइंड करना था, रिडक्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ ₹50,000 आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाता एट रेट ऑफ GST 18%। कुछ सर्विसेज है जिसकी प्राइस 50,000 है, वो दिल्ली से कैलकाता ट्रांसफर की गई और जो GST रेट है वो 18% है। एंड देन फ्रॉम कैलकाता टू नैनीताल विद प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, और फिर वही सेम सर्विसेज ट्रांसफर की गई कैलकाता से नैनीताल, और कैलकाता ने जो प्रॉफिट गेन किया वो था 20,000 रुपये का। तो पहले दिल्ली से कैलकाता और फिर कैलकाता से नैनीताल, तो जो कैलकाता में प्रॉफिट हुआ वो था 20,000 रुपीज़ का, और जो GST रेट थी वो सेम थी, एट द सेम रेट ऑफ GST। तो हमें करना क्या है, हमें आउटपुट टैक्स फाइंड करना है। फाइंड आउटपुट टैक्स एट फर्स्ट पार्ट दिल्ली, सेकेंड पार्ट कैलकाता, थर्ड पार्ट नैनीताल। एंड यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट कि आउटपुट टैक्स क्या होता है। आउटपुट टैक्स सेलिंग प्राइस पे जो टैक्स लगा वो। सो फॉर दिल्ली, दिल्ली से सामान बेचा गया कैलकाता को, तो दिल्ली से जो सर्विसेज ट्रांसफ़र की गई थी कैलकाता को, तो दिल्ली ने बेचा, कैलकाता ने खरीदा, तो दिल्ली के लिए सेलिंग प्राइस हुआ 50,000 रुपीज़, और वही सेम चीज़ कैलकाता के लिए कॉस्ट प्राइस हुई, राइट। तो दिल्ली ने बेचा, उसके लिए सेलिंग प्राइस हुई 50,000, कैलकाता ने खरीदा, उसके लिए कॉस्ट प्राइस हुई 50,000। फिर कैलकाता ने 20,000 प्रॉफिट से सामान बेचा नैनीताल को। कैलकाता से 20,000 प्रॉफिट से सामान बेचा गया नैनीताल को, यानी 50,000 की सर्विस थी, 20,000 ज़्यादा में बेची गई, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 50,000 प्लस 20,000, 70,000 रुपीज़। तो 50,000 में तो कैलकाता ने सामान खरीदा था, लेकिन बेचा 20,000 प्रॉफिट से, किसे, नैनीताल को, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई कैलकाता के लिए 70,000, और यही 70,000 कॉस्ट प्राइस हो गई नैनीताल के लिए। आउटपुट टैक्स एट दिल्ली, आउटपुट टैक्स हम सबको पता है सेलिंग प्राइस पे लगता है, और दिल्ली के लिए देखो ऊपर सेलिंग प्राइस क्या है, 50,000 रुपीज़, और दिल्ली से कैलकाता सामान ट्रांसफर किया, तो इनके बीच में कैसा ट्रांजैक्शन हुआ, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। दिल्ली एक अलग स्टेट है, कैलकाता अलग स्टेट है, तो IGST फाइंड करेंगे, और जो GST रेट है वो 18% दे रखी है, तो 18/100 इंटू सेलिंग प्राइस जो कि थी 50,000 दिल्ली के लिए, तो ये आ गया हमारे पे 9,000 रुपीज़। ओके, सो अब हम आते हैं आउटपुट टैक्स एट कैलकाता। तो कैलकाता ने नैनीताल को सामान बेचा, तो इनके बीच में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो अगेन IGST लगेगी। GST रेट 18% हमें दे रखा था, और सेलिंग प्राइस जो है कैलकाता के लिए वो 70,000 है, जो अभी हमने ऊपर फाइंड कर चुके हैं। तो 18/100 इंटू 70,000 जो कि आएगा 12,600 रुपीज़। ये आ गया आउटपुट टैक्स कैलकाता के लिए। सिर्फ आउटपुट टैक्स हमें निकालना है, और आउटपुट टैक्स लगता है सेलिंग प्राइस पे। अब बारी है आउटपुट टैक्स एट नैनीताल की। अब नैनीताल के लिए अब देखो क्या सेलिंग प्राइस है ऊपर, नहीं, नैनीताल के लिए तो कॉस्ट प्राइस है, नैनीताल ने तो सामान खरीदा था, उसे बेचा नहीं, और आउटपुट टैक्स तो सेलिंग प्राइस पर लगता है। तो आउटपुट टैक्स हम नैनीताल के लिए कैसे निकालें, तो जब सेलिंग प्राइस है ही नहीं तो आउटपुट टैक्स क्या होगा, 0। तो आउटपुट टैक्स एट नैनीताल इज 0 बिकॉज नैनीताल इज एंड यूजर। यू हैव टू मेंशन इट कि वो एंड यूजर है, और एंड यूजर का मतलब क्या हुआ कि उसने सामान आगे बेचा ही नहीं, और आउटपुट टैक्स तो सेलिंग प्राइस पे लगती है, और जब सामान बेचा ही नहीं तो सेलिंग प्राइस हुआ ही नहीं, इसीलिए आउटपुट टैक्स एट नैनीताल है 0 रुपीज़। ये सेम क्वेश्चन इनपुट टैक्स निकालने को भी आ सकता है। तो इनपुट टैक्स नैनीताल के लिए होता जो कि कॉस्ट प्राइस पे लगता, तो 18/100 इंटू 70,000 होता अगर इनपुट टैक्स फाइंड करना होता तो, बट हमें आउटपुट टैक्स फाइंड करना है। अब बारी है आपके सरप्राइज की। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको बोनस तो मिलना चाहिए, राइट। तो आपका बोनस ये है कि अभी आपने GST पढ़ी, पार्ट 1 पार्ट 2 आपने पढ़ा, उसके बाद आप अपने बुक के क्वेश्चंस करोगे या फिर सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करोगे या फिर कोई भी क्वेश्चन करोगे, आपको अगर एक भी छोटी डाउट, बहुत छोटी या पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आपका डाउट है, कोई भी कैसा भी डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, उसका सल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, SV लर्निंग हब इंस्टा ID है मेरी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं वीडियो बंद मत करना, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रह गया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हर डिफिकल्ट टॉपिक को ईजी बनाता है SV लर्निंग हब। मैं सुमित वर्मा साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।